माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि बजट प्रस्ताव 2019-20 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जिसको इस सदन के नेता ने गत 10 जुलाई 2019 को प्रस्तुत किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सदस्य के रूप में पहली बार निर्वाचित होकर आया हूँ। हालांकि मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी धर्मपाल जी इस सदन के 3 बार सदस्य रहे और उन्होंने अपने तीनों कार्यकाल में मुंडावर विधानसभा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम करा। माननीय सभापति महोदय, मैं MBA तक शिक्षित हूँ और एक शिक्षित नौजवान के रूप में मैंने इस 55 पृष्ठीय बजट को पढ़ने और समझने का प्रयास किया, लेकिन जितना अधिक बार मैंने इसको पढ़ा और समझने की कोशिश की, उतनी ही ज़्यादा मुझे निराशा हाथ लगी। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे पिता के परम मित्र और इस सदन के उपनेता के द्वारा बजट के ऊपर दिए गए उनके विचारों को सुनकर मैंने ये जानने का प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की खुशहाली के लिए जो 1,16,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, वो पैसा कहाँ से आएगा। माननीय सभापति महोदय, मेरी ही तरह इस सदन के अधिकतर मेरे साथी सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आते हैं। मोटे तौर पर गांव का आम व्यक्ति यह कहता है कि कर के तौर पर जो पैसा सरकार हम सबसे लेती है, उसी को हम सबके और राज्य के विकास पर खर्च करती है। आदरणीय सभापति महोदय, बजट के पश्चात आपके द्वारा दी गई पुस्तकों में से एक FRBM एक्ट 2019-20 शायद मैं खोलता भी नहीं। उस दिन उपनेता के बजट पर भाषण सुनने के बाद मेरी जिज्ञासा हुई और जब मैंने उसे पढ़ना चालू करा तो FRBM एक्ट 19-20 के प्रश्न नंबर 9 पर सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर वेतन के रूप में 55,785 करोड़ रुपए, ब्याज के रूप में 23,137 करोड़ रुपए, पेंशन के रूप में 22,589 करोड़ रुपए, यानी कुल 1,11,486 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और जैसा मैंने कहा, गांव का आदमी सोचता है कि सरकार जो कर से पैसा लेती है उसी को हमारे आगे विकास पर लगाती है, तो कर के रूप में जो इस आने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार के पास पैसा आएगा वो है 73,742 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, ये देखकर मैं अचंभित रह गया कि कुल कर संग्रहण का 151% सरकार पेंशन, ब्याज और वेतन के रूप में दे देगी। तो आदरणीय सभापति महोदय, मैं सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है और जो प्रदेश की जनता को सच बात सरकार ने दिखाया है, मैं यह जानना चाहूँगा सरकार इसको कैसे पूरा करेगी। आदरणीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने इस बजट को बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी बजट बताया है। हालांकि मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं, लेकिन मुझे याद है फरवरी 2019 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाओं का अंबार लगाया था। उन्होंने किसान कर्ज माफी की बात कही थी, लाखों बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपये मासिक भत्ता देने की बात कही थी और खुशहाल राजस्थान का सपना दिखाकर घोषणाओं का अंबार लगाकर बजट प्रस्तुत किया था। माननीय सभापति महोदय, अगर इन घोषणाओं का असर प्रदेश की जनता पर होता तो जो हश्र सत्तारूढ़ दल का गत लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ है, वो हश्र उनका कभी नहीं होता। और मेरा मानना है, राजस्थान के राजनीति के इतिहास में सत्तारूढ़ के दल के साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि 25 की 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को उनके मुंह की खानी पड़ी। आदरणीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के मेरे साथी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घमंड हो गया है। मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को, प्रदेश की जनता ने घमंड देखा था जब आप इस सत्ता के अंदर आए थे 2018 में चुनने के बाद। आपने कैसे कैसे घोषणाओं का अंबार लगाया, कैसे कैसे किसानों को सपने दिखाए, रोजगार के माध्यम से 3,500 रुपये भत्ते के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाए। उनका असर हुआ। अगर अपन लोकसभा चुनाव को आज माने तो कांग्रेस के मात्र 15 विधायक इस सदन के अंदर होते और भारतीय जनता पार्टी 185 विधायकों के साथ इस सदन के अंदर सत्ता के अंदर बैठी होती। माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जो काम आप रुक कर रहे हैं वो काम इस बजट के माध्यम से आपने एक बार दोबारा कराया और कृपया ऐसा ना करें। आप किसानों को और बेरोजगार युवाओं को उनके घावों को कुरेद कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा
किसान को राहत ऋण प्रमाण पत्र तो मिल गए, उनको लेकर वो गली गली घूम रहा है, बैंक के दरवाजों तक घूम रहा है। ना रबी का लोन मिला, ना खरीफ का। अब बजट के घोषणा अनुसार सरकार कहती है 16,000 करोड़ का सहकारी ऋण और बांटेंगे, यह भी पता नहीं कब तक होगा। बेरोजगार युवा रोज सुबह अपने बैंक पर जाता है, सुबह उठकर बैंक जाता है और अपने अकाउंट को चेक करता है कि कहीं रात को सरकार ने 3,500 रुपए जो भत्ता उन्होंने देना था, जिसकी घोषणा उन्होंने की थी, कहीं वो आ गया हो तो उसके भी अच्छे दिन आ जाएं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं स्वागत करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, वहां पे प्रदेश के सबसे बड़ा जो सबसे फेमस औद्योगिक क्षेत्र है नीमराना, वो उसी के अंदर है। शाजापुर उसमें आता है, गिलोट उसके अंदर आता है। मैं स्वागत करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि हम नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे, लेकिन सभापति महोदय अगर इसके साथ वो जोड़ते, जिस किसान की जमीन इन औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए जाती है, अगर ये इसके अंदर जोड़ते कि उस किसान के बेटे को उसी कंपनी के अंदर रोजगार मिलेगा, तो मैं इसका बहुत जोर से स्वागत करता और मैं आगे चलकर उनको धन्यवाद देता। और माननीय सभापति महोदय, उन्होंने इसकी कहीं भी बात नहीं करी। जो शिक्षित युवा है वो कंपनी के दरवाजे पर अपने सीवी लेकर जाता है, तो कंपनी का गार्ड उसको सीवी देखकर कहता है आप कौन से क्षेत्र से आए हो? वो कहता है साहब मैं मुंडावर से हूं। तो कहता है आपको यहाँ पे इस कंपनी में नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हो। तो क्या सभापति महोदय, आज जिस किसान की खूड़ 2 खूड़ जमीन है, बीघा 2 बीघा जमीन है, आज उसका बेटा जब उस फैक्ट्री के अंदर नौकरी मांगने जाता है, तो क्या ये इसको सुनने लायक है कि आप इसके लायक नहीं, कि आप इसके अंदर काम नहीं करेंगे? पानी हमारा जाता है, प्रदूषण हम झेलते हैं, जमीन हमारी जाती है, तो बेचारा शिक्षित नौजवान कहाँ पर जाए और जाकर नौकरी किससे मांगे? तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, जब वो इस बजट पर अपना रिप्लाई दें तो कम से कम एक पॉलिसी के तहत जिस तरीके से गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 70 से 80% लोकल लोगों को रोजगार दिया जाता है, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसी तरीके से एक पॉलिसी बनाकर यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सके, जिससे हमारे यहाँ के युवाओं को, जो शिक्षित युवा है, उसको दर दर ठोकर नहीं खानी पड़े। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, प्रदेश की एक बहुत बड़ी योजना है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसके मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के 5 गांवों की लिए उसकी जमीन ली जानी है। आदरणीय सभापति महोदय, करीब 540 हेक्टेयर भूमि आप के अंदर है, जिसके अनुसार जिसका कुल मुआवजा 470 करोड़ रुपए के करीब बनता है। आज तक सरकार ने सिर्फ 9 करोड़ रुपए उसके अंदर बांटे हैं, वो भी सिर्फ 2 गांवों के अंदर। आदरणीय सभापति महोदय, इस अब जो आज आने वाला वित्तीय वर्ष है, सरकार ने केवल 128.64 करोड़ की पेमेंट के लिए और आगे उसको निर्धारित करा है। मैं जानना चाहूंगा सभापति महोदय, जो 331 करोड़ रुपए पीछे बकाया रह जाता है, गरीब किसान वहां पर मजबूर है, अपनी जमीन जो रोजी रोटी के लिए मजबूर है, वहां पे वो बुआई नहीं कर पा रहा है, उस जमीन को बेच नहीं पा रहा है, आवश्यकता अनुसार जमीन को बेच नहीं पा रहा है अपनी बेटियों की शादी के लिए, कोई और अन्य काम के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा सरकार से, मैं आपके माध्यम से, कि आने वाले जब बजट की रिप्लाई करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो कम से कम इसका जवाब दें, जो 331 करोड़ रुपए बकाया किसान का है, वो कब तक सरकार दे देगी? अपन बात करते हैं किसान की, उनके आमदनी बढ़ाने की, पर उनकी जमीन लेने के बाद भी 6 सालों की 7 सालों की जमीन को लिए हुए सरकार को, पर आज तक उसका मुआवजा किसान बाट देख रहे हैं कि उसका मुआवजा उसको कब तक मिल जाएगा? भाई साहब, पहले सरकार आपकी थी, जमीन आपने एक्वायर करी थी। आदरणीय सभापति महोदय, आज सुबह ही मुझे 295 के तहत मेरे क्षेत्र के अंदर राजकीय महाविद्यालय के मुद्दा उठाने का मौका मिला था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वर्ष 2017 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करी थी। जैसा मैंने सुबह कहा कि आज वो राजकीय महाविद्यालय प्राइमरी स्कूल के अंदर चल रहा है, जिसकी भवन की हालत बहुत ही निंदनीय है, वहाँ पे लेक्चरर्स की बहुत भारी कमी है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिस तरीके से सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 18 कॉलेजों के बिल्डिंग बनाने की बात कही, मुझे भी बहुत खुशी होती, क्योंकि बानसूर से पहले, बानसूर से लगता हुआ मुंडावर क्षेत्र है, और बानसूर से पहले मुंडावर के अंदर कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बानसूर के लिए तो बिल्डिंग के फंड का पैसा दिया, पर मुंडावर को भूल गए। तो मैं वापस कहना चाहूँगा, जैसे कि जब मैंने जल के ऊपर बोला था कि सरकार जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वहाँ उसके साथ दुहात करती है, और कांग्रेस का जहाँ विधायक है उसके साथ उसको फंड देने का काम करती है।
तो युवाओं के साथ जो अपन बात करते शिक्षा की, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट का रिप्लाई करें तो कम से कम पुनः एक बार बानसूर के साथ मुंडावर को जोड़कर उसकी जमीन आवंटन का और उसकी बिल्डिंग बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करें। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अवगत कराया, नीमराना, शाजापुर और गिलोट 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं, पर एक भी बड़ा ट्रॉमा सेंटर, एक भी बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल पूरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कहीं भी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जब सरकार इस बजट का रिप्लाई करे तो कम से कम उस परिस्थितियों को देखकर वहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर और एक बड़े हॉस्पिटल की घोषणा कर वहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाने का काम करें। आदरणीय सभापति महोदय, अपन सब थाना गाजी की घटना को जानते हैं। थाना गाजी की जब घटना हुई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थाना गाजी पहुंचे और उस दिन 16 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अलवर के अंदर 2 एसपी ऑफिस खोलने की घोषणा करी थी। माननीय सभापति महोदय, करीब 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, आज तक वहां पे दूसरा एसपी आज तक नहीं बैठाया गया है। क्या ऐसी संवेदनशील सरकार है? वहां पे रोज दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि अभी आज सुबह माननीय मंत्री जी रिप्लाई कर रहे थे कि हरियाणा के लोग, हरियाणा के गुंडे हैं, वो यहाँ पर आके आश्रय लेते हैं। तो साहब, मेरा क्षेत्र तो पूरा हरियाणा के नजदीक बसता है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, नीमराना औद्योगिक क्षेत्र बड़ा है, हरियाणा के पास नजदीक होते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो एसपी ऑफिस, दूसरा एसपी ऑफिस सरकार खोलने की विचार कर रही है, उसको नीमराना के अंदर स्थापित कर वहां की जनता को राहत पहुंचाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्री लाखन सिंह।